आप सभी को रेमो का नमस्कार। इस लेसन में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। देखिए पिछले लेसन में हमने बात करी थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, और अभी हमारा फोकस है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है इसको हम बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। हिंदी में ये कहलाता है गुणोत्तर श्रेणी। तो देखिए यहाँ पर नाम से कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। गुणोत्तर हैज़ टू समथिंग टू डू विद मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो गुणोत्तर श्रेणी इसको हिंदी में बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या होता है और क्या क्या यूज़फुल रिजल्ट्स हैं जो आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जानने हैं, किस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि इसको अंडरस्टैंड करना कि कौन सी गिवन सीरीज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ये कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए यूजुअली इस तरह की सीरीज़ जो होती है वो कुछ ऐसी होती हैं कि जैसे लेट से मैंने कहा पहला टर्म ए है, अगला जो टर्म होगा वो आर से मल्टीप्लाइड होगा, उसका जो अगला टर्म होगा वो फिर से आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका जो अगला टर्म होगा वो फिर से आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मुझे डिफ़ाइन करना हो कि गुणोत्तर श्रेणी क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, तो मैं कैसे इसको डिफ़ाइन करूँगा। मैं ऐसे कहूँगा कि रेशियो ऑफ एनी टू consecutive term is same, राइट। तो अगर आपका कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म आपने लिया, राइट, लगातार टर्म उठा लिया, जैसे फर्स्ट और सेकंड उठा लिया, या फिर थर्ड और फोर्थ उठा लिया, या मे बी आपने कहा कि एक टर्म मेरे पास ऐसा है, उसका अगला टर्म ऐसा है, उसका अगला टर्म ऐसा है, राइट। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म अगर उठाओगे आप और रेशियो काउंट करोगे तो वो क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, आर। तो यहाँ पर रेशियो क्या है, आर। यहाँ पर आप इससे इसको डिवाइड करो तो रेशियो क्या है, आर। ऐसे ही इसको आप इससे डिवाइड करो तो रेशियो क्या है, आर, क्योंकि अगला टर्म पिछले टर्म में आर मल्टीप्लाई करने से आता है, ठीक। तो इसमें क्या है कि जब रेशियो किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का सेम होता है तो इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये आपका हो जाता है जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब जिस टर्म से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, जिस टर्म से ये मल्टीप्लाई हो रहा है उस आर को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्यों? क्योंकि इनका रेशियो क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। तो अगर उनका रेशियो सेम आ रहा है तो इसको कॉमन रेशियो बोलते हैं। आप ध्यान करो, एरिथमेटिक मीन में, समांतर श्रेणी में वो डिफरेंस सेम आ रहा था सबका, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम था, तो उसको हमने बोला था कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर है ये कॉमन रेशियो, ठीक। अब देखो, अगर हमने ए से स्टार्ट किया, अगर हमने पहला टर्म ए माना लेट से, तो ए को हमने डिफाइन किया कि ये फर्स्ट टर्म है। तो अगर ये आपका फर्स्ट टर्म होता है और आपका ये वाला टर्म अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर लिखा है ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ये कौन सा टर्म होगा, एन माइनस वन टर्म नहीं, ये nth टर्म होगा, टी एन। अगर ये टी वन है तो ये टी एन आप होगी। ये क्यों? यहाँ पर आर की पावर तो एन माइनस वन है। देखो पहले टर्म में आर की पावर ज़ीरो है, पहले के टर्म में आर की पावर ज़ीरो है एक्चुअली, क्योंकि वो वन होता है। दूसरे में आर की पावर वन है, तीसरे में आर की पावर टू है, चौथे में आर की पावर थ्री है, पाँचवें में फोर होगा, छठवें में पाँच होगा। ऐसी एन टर्म, जब एन टर्म लिखोगे तो आपको मिलेगा ए आर टू द पावर एन माइनस वन। तो अगर आपको कोई जनरल जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एज्यूम करना है तो वो ऐसा हो सकता है, ए से स्टार्ट करेगा, ए आर की पावर एन माइनस वन आपका nth टर्म हो जाएगा। कॉमन रेशियो जहाँ पर हो गया आपका आर। एक जीपी दिखाऊँ आपको, जैसे मैंने कहा आपसे, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, 128 है। ये क्या है आपका, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जीपी। क्यों? क्योंकि 4 2 ज़ा 8 हो रहा है, 8 2 ज़ा 16 हो रहा है, 16 2 ज़ा 32 हो रहा है, 32 2 ज़ा 64 हो रहा है, 64 2 ज़ा क्या हो रहा है, 128 हो रहा है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमेशा मोर देन वन से मल्टीप्लाई हो, कुछ भी हो सकता है। ये आपका ऐसे भी हो सकता था कि 4 है, 1/2 से मल्टीप्लाई होता है, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको 2 देगा, फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.5 आएगा, डॉट डॉट डॉट। ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। यहाँ आपका कॉमन रेशियो कितना है, 2 है, यहाँ कॉमन रेशियो कितना है, 1/2 है। क्लियर? द ओनली कंडीशन इज कि दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम है तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। नाउ कमिंग नेक्स्ट और सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं कि आपका डेफिनेटली अब मन होगा कि जीपी का सम निकाला जाए, राइट। तो अब देखो मेरे पास यही है कि अगर जो जीपी मैंने लिखी है आपके सामने, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे करके चलेंगे, और लास्ट एनवा टर्म क्या है आपका, ए आर की पावर एन माइनस वन।
तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो जीपी है जिसके टर्म्स आपको पता है और इसका मुझे निकालना है सम, मुझे सम कैलकुलेट करना है इसका, राइट। तो अगर मुझे इसका सम कैलकुलेट करना है तो ये सम क्या होगा, आपको पता है कि यहाँ ए कॉमन ले लोगे, अगर आप ए कॉमन ले लोगे तो आपको मिल जाएगा 1 + r स्क्वायर प्लस r क्यूब प्लस डॉट 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 r⁻n-1, ये होगा सम n टर्म का जीपी का। अब इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ और इसको आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर दो कंडीशन है, यहाँ पर केस बनाएगा, पहला केस हम मानेंगे कि कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, टर्म्स अगर ए पॉजिटिव है तो बढ़ता जाएगा, अगर r 1 से बड़ा होगा तो इसका सम जो आएगा, ये फार्मूला आप ध्यान रखना, यह आ जाएगा r⁻n-1 अपॉन r-1। कब, जब r 1 से बड़ा होगा तो, ऑलराइट। r 1 से बड़ा होगा तो आप लिखोगे a r⁻n-1 अपॉन r-1। आप कहोगे r अगर 1 से छोटा है तो, जो केस b मैंने लिखा है, कोई चेंज नहीं है इस फॉर्म में, 1 - r⁻n अपॉन 1 - r हो जाता है। अब देखो ध्यान से, कई लोग को लगता है कि ये तो दो फार्मूले हो गए, अलग अलग है। अरे अलग अलग कैसे हो जाएगा, इसमें पता थोड़ा ना था कि r 1 से छोटा है या बड़ा है, सम तो एक ही आना चाहिए। देखो सिर्फ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अलग है, अगर आप पहले वाले एक्सप्रेशन को देखो और दूसरे वाले को, सेम है भाई। पहले वाले में अगर माइनस कॉमन लेके और नीचे में -1 कॉमन ले लो तो यही तो बन जाएगा, a × 1 - r⁻n अपॉन 1 - r, सेम चीज़ बन जाएगी। अब देखो 10th में जब आप पढ़ते तो आपको लगता था दो अलग अलग फार्मूले हैं, दोनों एक हैं भाई, केवल लॉजिकल सेंस ये लगा के कि r अगर 1 से छोटा है तो 1 - r लिखना ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि r अगर 1 से छोटा है तो 1 - r पॉजिटिव हो जाएगा, r-1 लिखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव ऊपर भी हो जाएगा, राइट। वो अल्टीमेटली एक ही फार्मूला है, दो फार्मूले नहीं है। तो ये ध्यान रखना, अगर 10th में आपको ऐसा लगता था कि दो फार्मूले हैं, आप बहुत बड़े धोखे में रह रहे थे, एक ही फार्मूले हैं, चाहे आप यही हर जगह लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर ये फॉर्मेट इसलिए लिख दिया गया ताकि आपको नेगेटिव कॉमन लेके काटना ना पड़े, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और आपसे बोला गया कि उसके n टर्म का सम निकालना है, अगर फर्स्ट टर्म पता है तो आप, और कॉमन रेशियो अगर पता है तो आप इस तरीके से ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम क्या होगा n टर्म का। आप कहोगे कि चलो ठीक है, इसका कहाँ इस्तेमाल होगा बताओ ज़रा। अब मैं आपको एक स्पेशल सीरीज़ दिखाता हूँ जो आपने ज़रूर देखी होगी, ठीक, और उसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है। जैसे मैंने आपको एक सीरीज़ बोली, लेट से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और ऐसे करके हम चलते गए कहाँ तक गए, लेट से 2 की पावर n-1 तक गए। एक्चुअल में हो सकता है ये ऐसे भी लिखा हो, 1 + 2 + 4 + 8 + 16, ऐसे करके लिखा हो सकता है। कहाँ तक गए, 2 की पावर n-1। कॉमन रेशियो क्या है भाई, आपको कॉमन रेशियो 2 है। तो अगर इस जीपी का सम आपको लिखना है तो आप कहोगे a फर्स्ट टर्म हो गया 1 × r, जो यहाँ कॉमन रेशियो 2 है, कि पावर कितने नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। आप साफ साफ बोलोगे कि देखो यहाँ 0 है, 2 की पावर 0 से हमने शुरू किया, 1 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 0, और कहाँ तक गए n-1 तक। तो 0 से लेके n-1 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए आपके, कुल n टर्म्स हो गए। तो अगर टोटल n टर्म्स हो गए तो आप कहोगे यहाँ पर r⁻n-1 आएगा अपॉन r-1 आएगा। ध्यान से देखना, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आपका मतलब ही नहीं 1 का। तो इसका सम कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 2 की पावर n-1, राइट। तो मैंने कहा कि अगर आपसे ऐसा कुछ बोला जाए, ये टर्म आपको दिया जाए एग्जाम में, कभी भी आपको दिखे अप टू 2 की पावर n-1, तो आप कहोगे ये बन जाएगा 2 की पावर n-1। ये आप ध्यान रखना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है एग्ज़ाम में। क्लियर, दैट इज़ व्हाट यू नीड टू नो, ये इम्पॉर्टेंट है। अब अगर कोई और टर्म है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, कोई ऐसा नहीं है कि यही चीज़ आपको मैंने लिख के दी तो आपको आता है, नहीं लिखी तो नहीं आता है। यू कैन फाइंड इट आउट, इट्स नॉट चैलेंजिंग, आपको पता लग जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब इसमें बदल सकता हूँ मैं आपको, मैं जैसे यहाँ पर कहता कि नहीं ये 2 की पावर n-1 पे एंड नहीं हो रहा बल्कि 2 की पावर n पे एंड हो रहा है, तो आप कहते हैं 0 से n तक n+1 टर्म होंगे, तो 2 की पावर n+1 - 1 हो जाएगा, सिंपल, राइट। जीपी का इस्तेमाल करके ही निकलता है। तो अगर ये 2 की पावर n पे एंड हो रहा है तो 2 की पावर n+1 - 1 बन जाएगा, नॉट चैलेंजिंग, ओके, यू कैन ईजिली फिगर इट आउट, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, है ना। तो ये ध्यान रखना, जीपी का इस तरह से इस्तेमाल होता है। ये आपकी जीपी हो गई, फाइनाइट जीपी इसको बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपके फाइनाइट हैं, n टर्म्स हैं लेट्स से,
अब देखिए तीसरा पॉइंट आपका होता है जो बहुत कॉमन है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपका इनफाइनाइट जीपी। अब आप कहोगे इसका मतलब क्या हो गया भाई? इनफाइनाइट जीपी का मतलब देखो क्या हो गया कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना वो इनफाइनाइट है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने आपसे कहा कि लेट से मेरे पास एक जीपी है, 1 पहला टर्म है, फिर 2 है, फिर 3 है, राइट। तो 1 2 3 नहीं, 1 2 फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 24 है, ऐसे करके जा रहे हैं। ऐसे करके ये जीपी है? बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ 32 लिखोगे, ये जीपी हो गई 1 2 4 8 16 32। यस। अब मैं आपको बोलूँ कि इसमें लेट से इनफाइनाइट टर्म्स हैं, और इनफाइनाइट टर्म्स हैं और आप इसका सम बता दो, सम बता दो, तो आप कहोगे यार देखो जो कॉमन रेशियो है यहाँ पर वो तो 2 है। यहाँ पर पहला टर्म पॉजिटिव है, यानी ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इन्फिनिटी तक जाते जाते तो हम इसकी वैल्यू कहाँ से निकाल पाएंगे? ये तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, आप 100वां टर्म सोचिए कितना बड़ा होगा, आप 5000वां टर्म सोचिए, आप 10 लाखवां टर्म सोचिए, आप 1 बिलियंथ टर्म सोचिए, बड़ा होता जाएगा भाई, नहीं निकाल सकते। तो यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, राइट। क्लियर? कैन नॉट कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते, है ना। यू कैन नॉट फाइंड इट आउट, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर गया है। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि टर्म ऐसा है -1, फिर आपका है -2, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, -4, -8, -16, ऐसे करके। अब देखो ये नेगेटिव में वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब अगर यहाँ भी आपने इनफाइनाइट टर्म्स ले लिए भाई, इनफाइनाइट टर्म्स ले लिए, तो क्या आप इसका सम निकाल पाओगे? नहीं, ये तो नेगेटिव में बहुत बड़ी वैल्यू होगी, बोलने को बोल दोगे -इन्फिनिटी, राइट। कैन नॉट, नहीं निकाल सकते, ये भी हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इनफाइनाइट जीपी में यूजुअली क्या होता है कि अगर लेट से पहला टर्म पॉजिटिव है, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, सेकेंड टर्म जो आपका है और कॉमन रेशियो आपका पॉजिटिव है, नंबर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वी कैन नॉट फाइंड आउट कि वो क्या होगा उसका सम। ऐसे ही यहाँ पर आप देखो पहला टर्म नेगेटिव है, कॉमन रेशियो पॉजिटिव है, नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है, नहीं निकाल सकते, वी कैन नॉट फाइंड आउट व्हाट इज द इनफाइनाइट टर्म्स का सम, है ना। तो आप कहोगे इसका मतलब इनफाइनाइट जीपी का सम निकाला ही नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं है। कमिंग टू केस थर्ड का बी में देखते हैं ज़रा। मैं आपको एक जीपी लिख के दिखाता हूँ। मैंने लेट से कहा कि आपका पहला टर्म है ए, दूसरा टर्म आपका हो गया a/2, तीसरा टर्म हो गया a/4, चौथा टर्म हो गया आपका a/8, फिर हो गया आपका a/16, और ऐसे करके हम बढ़ाते गए इसको। और मैंने आपको बताया कि a लेट से पॉजिटिव है, यहाँ पर a आप नेगेटिव भी ले लो, कोई बात नहीं। क्लियर? ए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वॉट एवर यू चूज़। तो ए के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। और मैंने कहा कि मुझे इनफाइनाइट टर्म्स की बात करनी है। आप कहोगे यहाँ कॉमन रेशियो क्या है? आप कहोगे 1/2 है, एवरी स्टेप में ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम सम निकाल सकते हैं इसका कि नहीं, इस पर आपको खुद ही सोचना है। देखो आप कहोगे एक कितनी बड़ी भी वैल्यू हो, एक कितना बड़ा भी महारथी हो, लेकिन अगर हम 2 से बार बार इसको डिवाइड करते जा रहे हैं तो कभी ना कभी इनकी वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। इनफाइनाइट टर्म्स का मतलब समझ रहे हो ना आप? आपने पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 4 से, फिर 8 से, फिर 16 से, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, मतलब आप ऐसे करके डिवाइड करते जाओगे, डिवाइड करते जाओगे। आप खुद सोचो, डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है। अगर डिनोमिनेटर बढ़ता जाए और हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो अगर एक कोई भी फाइनाइट नंबर है, आपने बोला कि ए की वैल्यू हमने ली है 1 बिलियन, ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 बिलियन को जब हम डिवाइड करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि डिनोमिनेटर इतना बड़ा हो जाएगा कि फर्दर डिवाइड करते रहो, फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। अब आपसे मान लिया हमने खूब बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर दिया, मान लिया 1 बिलियन को हमने डिवाइड कर दिया 2 की पावर 1 बिलियन से। आप बताओ इनकी क्या औकात रह जाएगी इसकी? 1 अपॉन समथिंग, 1 बिलियन अपॉन 2 की पावर 1 बिलियन, ये तो ऑलमोस्ट आप कहोगे कि जीरो के ऑलमोस्ट होगा, मतलब डेसिमल में होगा भी तो कितना छोटा नंबर होगा। उसको आप फिर से 2 से डिवाइड कर दो, आगे बढ़ के फिर से 2 से डिवाइड करते रहो, कुल मिला के अब वो टर्म इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। यानी जब हम इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे तो लास्ट वाले टर्म्स का रेलेवेंस रहेगा ही नहीं, वो ऑलमोस्ट कन्वर्ज कर जाएंगे। ये कुछ कहानी ऐसी है, देखो कि हमने क्या किया कि स्टार्ट तो किया ए से, ए बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, लेकिन जब आप इसको डिवाइड करते जा रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है? कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जीरो की तरफ जब एक्सिस के पास पहुंच जाएगा, बिल्कुल ऑलमोस्ट वैल्यू जीरो हो गई, इसकी छोटी हो गई, छोटी हो गई। अब आप इसको फर्दर 2 से डिवाइड करते जाओ, करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुल मिला के अगर यहाँ से यहाँ तक के सारे पॉइंट्स का हम सम निकाल लें, मिल गया हमें आंसर, क्योंकि बात की वैल्यू तो इनसिग्निफिकेंट है।
तो इनफाइनाइट जीपी अगर आपको दी है, इनफाइनाइट जीपी में अगर कॉमन रेशियो आपका 1 से छोटा है, यानी नंबर छोटा होता जा रहा है, अगर नंबर छोटा होता जा रहा है तो ये कभी ना कभी ज़ीरो को अप्रोच करने लगेगा, और ज़ीरो को अगर अप्रोच करने लगेगा तो इसका सम हम निकाल सकते हैं। ये काफ़ी सेंसिबल बात है, इनफाइनाइट जीपी का सम हम निकाल सकते हैं। अब आप कहोगे कैसे निकालेंगे, मैं कहूँगा देखो आपका जो फॉर्मूला था उसको ज़रा ध्यान से देखो, वो क्या था, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। r 1 से छोटा है, अगर r 1 से छोटा है तो आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ मैं कि r की पावर n, और जहाँ पर हम मान रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे लगभग इनफाइनाइट हैं, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब हमारे पास बहुत सारे टर्म्स हैं। आप बताइए अगर r 1 से छोटा है, 1 से छोटा नंबर ले लो आप 0.9 लेट से, और इसकी पावर आप जरा 1000 लगा दो, आप मुझे बताओ कि नंबर कितना छोटा होगा, ये बहुत छोटा हो जाएगा। 0.9 की पावर अगर आपने 1000 लगा दिया तो ये आपका बन गया 9 टू द पावर 1000 इंटू 10 टू द पावर -1 है, तो ये 10 टू द पावर -1000 बन गया। क्लियर है कि नहीं है? 9 को लिख सकते हो 9 इंटू 10 की पावर -1। तो आप खुद देखो कि 10 की पावर -1000 अगर है तो ये नंबर क्या हो रहा है, बार आप खुद देखो, जैसे ये अभी छोड़ दो, आप 0.9 को देखो, इसका स्क्वायर करो तो 0.81 मिला, 0.9 से छोटा हो गया। फिर 0.81 का स्क्वायर करो आप कहोगे 0.6541 आ गया। क्लियर? अब देखो 0.81 का स्क्वायर करोगे तो 0.6 समथिंग आ जाएगा। कहने का मतलब है जब कोई नंबर 1 से छोटा होता है, पॉजिटिव नंबर, और उसकी पावर्स आप बढ़ाते जाओ तो वो नंबर और छोटा होता जाता है, इट बिकम्स लेसर 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 लाइक दैट। क्लियर? तो मैं आपको सिर्फ यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है अभी, ये r की पावर n अगर r 1 से छोटा है, हम बात कर रहे हैं कि सीरीज में r 1 से छोटा है, तो r की पावर n क्या होगा, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, बिकॉज n बहुत बड़ा है, राइट। इट इज़ समथिंग लाइक कि आप 0.9 की पावर लेट से 1 बिलियन ले रहे हो, क्योंकि n इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, बहुत बड़ा नंबर है। आप सोचिए 0.9 की पावर 1 बिलियन अगर लेते हो तो ये कम होता जाएगा, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, इसको मैं लिख देता हूँ 0 के आसपास हो गया। तो जो सम बनेगा वो बनेगा a अपॉन 1 माइनस आर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। इनफाइनाइट जीपी का सम जो होता है, अगर r 1 से छोटा है तो मैं लिख रहा हूँ s इन्फिनिटी, और ये तभी डिफाइंड है जब r आपका 1 से छोटा हो। ये डिफाइंड नहीं है अगर r आपका 1 से बड़ा हो तो, नॉट डिफाइंड, क्योंकि फिर तो आपका वो सीरीज़ फैलेगा। अगर ये कोई चीज़ ऐसे फैल रही है ना तो ये तो बड़ी होती जाएगी, वी कैन नॉट फाइंड द सम, अनबाउंड हो जाएगी वो। लेकिन अगर कोई चीज़ छोटी हो रही है, जैसे ऐसे कन्वर्ज हो रही है कोई चीज़, तो यस, इसका सम हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक टाइम के बाद ये 0 की तरफ अप्रोच कर गया। तो इनफाइनाइट टर्म में जीपी का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ a फर्स्ट टर्म है, उसको मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो ये आप अप्लाई करना जब भी आपको क्वेश्चंस मिले इनफाइनाइट जीपी का। जैसे मैं कुछ क्लासिक केस आपको दिखाता हूँ, इनफाइनाइट जीपी का सम अगर आपको निकालना हो तो। जैसे मैंने कहा ना कि एक टर्म है लेट से a, फिर आपने कहा कि a/2 हो गया, फिर ये आपका a/4 हो गया, फिर आपका ये a/8 हो गया, फिर आपका a/16 हो गया। इसका इनफाइनाइट टर्म्स का अगर सम निकालना है आपको, तो आप कहोगे फर्स्ट टर्म है a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है 1/2। जब आप ये रखोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2a, यानी जो इनफाइनाइट टर्म्स का सम होगा वो पहले टर्म का ही डबल होगा। और ये रिजल्ट एक्चुअली ध्यान रखना, अगर कॉमन रेशियो हाफ होता है, कभी भी कॉमन रेशियो अगर हाफ होता है तो जो भी पहला टर्म होता है उसी का डबल आपका हो जाता है टोटल सम। मैंने आपसे लेट से कहा कि आपके पास है a/3, a/9, a/27 ऐसे करके है, और इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है, तो आपको ये हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस 1/3। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 3a/2। क्लियर? 3a/2, तो ये इसका 1.5 टाइम आएगा अगर कॉमन रेशियो 1/3 होगा तो आपको सब कुछ रटना नहीं है, बट हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप, है ना, कि इनफाइनाइट टर्म्स का सम अगर मैं लेता हूँ s इन्फिनिटी और हाफ है कॉमन रेशियो, तो यू विल गेट दैट पर्टिकुलर वैल्यू टू बी डबल। इसका बहुत इस्तेमाल होता है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कहाँ कहाँ होता है। जैसे मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक केस मैंने आपको बताया कि लेट से मैंने आपसे कहा कि एक ट्राइंगल ले लो, त्रिभुज ले लो। एक ट्राइंगल अगर आपने लिया और फिर मैंने बोला कि आप उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, और मिड पॉइंट को ज्वाइन करके क्या होगा, एक दूसरा ट्राइंगल मिलेगा। आप बताओ ऐसा क्या होता है इस केस में, अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करके हमने एक दूसरा ट्राइंगल बनाया
तो आपको पता है इस ट्राइंगल का सारा साइड क्या होता है, पहले की ट्राइंगल का हाफ हाफ होता है। मतलब अगर लेट से मैंने इसको कहा कि पहले वाला ट्राइंगल आप ध्यान से देखो, मैंने लेट से बोल दिया कि कोई भी ट्राइंगल है, ए बी सी बोल देता हूँ मैं, ए है, बी है, सी है, तो आप कहोगे ये c/2 होगा, ये आपका b/2 होगा और ये आपका a/2 हो जाता है मिड पॉइंट थ्योरम से। तो पेरीमीटर हाफ हो जाता है और एरिया 1/4 हो जाता है, यानी पेरीमीटर क्या होता है हाफ और एरिया क्या हो जाता है 1/4 अगर मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं तो। अब मैं आपसे बोलूं कि इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू रखोगे इन्फिनिटी तक, मतलब इसको लगातार करते रहोगे, और अगर आप इसको लगातार करते रहोगे तो आपको बताना क्या है कि इस प्रोसेस में जितने ट्राइंगल बनेंगे उन सारे ट्राइंगल के एरिया का सम क्या होगा, उन सारे ट्राइंगल के पेरीमीटर का सम होगा। ये आपने इन्फिनिटी तक किया मान लिया। तो अगर आप इसको इन्फिनिटी तक कर रहे हो तो आप सिंपल सा कहोगे पेरीमीटर में हाफ आपका आया कॉमन रेशियो। तो टोटल अगर आपको निकालना है, आपको देखो पहले वाले का पेरीमीटर क्या है a + b + c है, और आपको पता है पेरीमीटर हाफ होता जा रहा है। तो s इन्फिनिटी अगर आप निकालते हो सम ऑफ इनफाइनाइट पेरीमीटर्स, तो वो आपको पता है क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a + b + c, क्योंकि आपको पता है जब कॉमन रेशियो हाफ होता है तो क्या होता है 2 टाइम्स हो जाता है पहले टर्म का। सेकंड केस में एरिया 1/4 हो रहा है, तो एरिया के केस में कैसे आप लिखोगे फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट एरिया जो भी है आप लिखो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल डिवाइडेड बाई 1 - r यहाँ क्या है 1/4 है, तो ये वैल्यू आपकी बना जाएगी 4 इंटू एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन 3। 4/3 करना पड़ेगा आपको पहले ट्राइंगल के एरिया का और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इनफाइनाइट टर्म्स के जीपी का जो सम है उसका इस्तेमाल कई जगहों पर होता है, जैसे यहाँ पर हो गया, आपका स्क्वायर के केस में भी करवा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ बहुत ही पॉपुलर केस है, जैसे यहीं पर मैं बताता हूँ। इसी क्वेश्चन को अगर मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाऊँ जो बहुत पॉपुलर है, इसको आप स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह ट्रीट कर लेना कि अगर आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया है मान लिया, और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये प्रोसेस किया गया है लेट्स से n नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक राइट। तो अगर n नंबर ऑफ टाइम्स किया गया तो और पेरीमीटर का सम पूछा जाए तो मैं बताता हूँ कैसे करोगे। आप कहोगे इसका साइड क्या है a, और अगर आपका ये प्रोसेस लगातार किया गया है ऐसे करके कि n ट्राइंगल्स बन गए टोटल स्टार्टिंग से, पहला ट्राइंगल तो ये था T1 बोल देता हूँ, ये ट्राइंगल आपका मिड पॉइंट से बना T2, फिर आपका बना T3, और ऐसे करके n ट्राइंगल बने। तो आप कहोगे पेरीमीटर से अगर मैं लिखता हूँ लेट्स से, पेरीमीटर क्या होगा, तो आप कहोगे पहले ट्राइंगल का पेरीमीटर है आपका 3a, फिर जो दूसरा ट्राइंगल बनेगा उसका पेरीमीटर होगा 3a/2, फिर आपका बनेगा 3a/4 प्लस बनेगा 3a/8 डॉट 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 बनेगा। क्लियर। तो ऐसे में कहूँ n ट्राइंगल मान लिया बन रहे हैं तो उनका सम क्या होगा, आप कहोगे वो होगा 3a इंटू कॉमन रेशियो 1/2 है, ध्यान रखना। तो आप कहोगे ये बनेगा 1/2 1 माइनस r टू द पावर n, तो ये बनेगा अपॉन 1 - r। तो ये तो हो गया पेरीमीटर। अगर n ट्राइंगल का सम निकालना है तो एरिया निकालना है अगर आपको, तो आप कहोगे पहले का एरिया है √3/4 a² फर्स्ट टर्म इंटू सेम 1 - r टू द पावर n, लेकिन एरिया हाफ होता है मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे, अपॉन 1 - 1/4, ये आपका एरिया हो जाएगा n का अगर बात किया जा रहा है तो। इनफाइनाइट की बात करेगा s इन्फिनिटी, पेरीमीटर के केस में क्या होगा 3a का डबल 6 है, क्योंकि 1/2 है कॉमन रेशियो। और अगर आपसे s इन्फिनिटी एरिया का पूछा जाएगा तो आप कहोगे 4/3 टाइम्स पहले वाले का एरिया √3/4 a²। क्लियर। तो ये वैल्यू आपकी कैंसिल होकर आपको दे देगी a² अपॉन √3। कुछ नहीं किया मैंने वही यहाँ पर कॉमन रेशियो 1/4 होगा एरिया का, तो अगर 1/4 कॉमन रेशियो होगा तो आई विल क्विकली राइट कि ये हो जाएगा फर्स्ट एरिया अपॉन 1 - r, इनफाइनाइट टर्म्स का अगर पूछ रहे हो आप मुझसे तो ये आप ध्यान रखना। वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट इक्वल ट्रायंगल केस में। अगर यही चीज़ स्क्वायर के केस में होती, अगर यही चीज़ आपकी स्क्वायर के केस में होती तो आप क्या करते, आप मिड पॉइंट ज्वाइन करते ऐसे, तो एरिया क्या होता है हाफ, फिर से पेरीमीटर क्या हो जाता है, एरिया क्या होता है हाफ होता है, पेरीमीटर क्या होता है यहाँ पर बताइए। ट्राइंगल के केस में तो एरिया 1/4 होता है, यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो एरिया क्या होता है स्क्वायर के केस में जो नया बनता है। देखो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे ज्वाइन कर लो, आपको पता चलेगा 1 1 1 1 1 1 1 1 हाफ हो जाता है, यहाँ पर एरिया हाफ हो जाता है। तो अगर आपको स्क्वायर मैंने दिया तो आपको पता है कि जब मिड पॉइंट आप ज्वाइन करते हो तो आपका एरिया क्या हो जाता है हाफ हो जाता है। अगर एरिया आपका हाफ हो जाता है एवरी टाइम तो आप पहले कहोगे एरिया a² है, तो टोटल इनफाइनाइट एरियाज़ का सम जो होगा इस प्रोसेस में वो डबल ऑफ a² हो जाएगा। डबल ऑफ a² क्यों, क्योंकि एरिया क्या हो गया आपका हाफ हो गया।
हर बार हाफ होता है तो 2a² हो जाएगा टोटल इनफाइनाइट टर्म्स का। अगर मैं आपसे पूछूं कि पेरीमीटर क्या होगा, इनफाइनाइट पेरीमीटर्स का सम निकाल दो, तो आपको कहोगे पहला पेरीमीटर क्या है 4a फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर। आर यहाँ पर क्या होगा, अगर एरिया आपका हाफ होता है तो पेरीमीटर 1/√2 टाइम्स होगा, पेरीमीटर लेंथ कंपोनेंट है, तो 1/√2 यहाँ पर आप उठा के लिख दो। वैल्यू आपकी कितनी आ गई 4a√2 अपॉन √2 - 1, दैट इज व्हाट विल गेट 4a√2 अपॉन √2 - 1। चाहो तो आप ऐसे कर लो 4a√2 इंटू सिंप्लीफाई कर लो तो √2 + 1 बन जाएगा। क्लियर, दैट्स व्हाट यू विल राइट इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर। लॉजिक क्लियर है तो यू विल नॉट हैव ए प्रॉब्लम। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जो आपको और क्लियर करेगा, और वो एग्जांपल क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। देखो एग्जांपल क्या होता है, ये बहुत पॉपुलर केस है। लेट्स से मैंने बोला कि आपके पास लेट्स से एक बॉल है और ये बॉल एक h हाइट से क्या होती है गिराई जाती है, और अगर आपने इसको h हाइट से ड्रॉप किया तो ये दिया हुआ है कि बॉल गिरने के बाद जिस हाइट से इसको गिराया गया है उसका 1/3 जंप करेगी, वापस रिबाउंड करेगी इस सरफेस से। तो जैसे ये बॉल आपने गिराई तो पहले तो यहाँ पर फॉल हुई, पहला केस। फॉल होने के बाद ये जंप करेगी तो मैं यहाँ बनाऊंगा आपको, क्योंकि बिल्कुल इसी के ऊपर बनाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ से जब बॉल जंप करेगी तो इसमें दिया हुआ है, लेट से मान लिया कि 2/3 जंप करती है, 2/3 जंप करती है, तो 2/3 h इसने जंप किया यहाँ पर, बॉल यहाँ पहुँची, फिर से बॉल गिरेगी, गिरेगी कि नहीं। तो पहला केस तो ये है कि इतना फॉल हुआ इसमें, राइट। फिर ये बॉल उछलेगी 2/3 हाइट की, हर बार गिरेगी तो 2/3 हाइट उछलेगी। आपको बताना है कि इस प्रोसेस में बॉल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी टोटल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। क्वेश्चन क्या है कि आपने बॉल को ऐसे ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद जब भी बॉल ग्राउंड पे गिरेगी तो 2/3 हाइट उछलेगी, फिर गिरेगी, फिर 2/3 उछलेगी, फिर गिरेगी, फिर 2/3 उछलेगी, फिर गिरेगी, फिर 2/3 उछलेगी। तो ऐसे करके बिफोर कमिंग टू रेस्ट, आपको पता है हर बार जितना उछल रही है वो कम होता जा रहा है, तो हम इसमें निकाल सकते हैं आंसर। अब क्वेश्चन है इसमें, अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ टोटल कितनी डिस्टेंस चलने के बाद ये बॉल गिरेगी, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सवाल है। कैसे? अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि बॉल का ये फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ, तीसरी डिस्टेंस जो बॉल चलेगी, देखो इसी हाइट पे जब उछली है 2/3h तो फिर से इतना नीचे भी गिरेगी, 2/3h नीचे गिरेगी, फिर ये उछलेगी। आप खुद बताओ आप कितना उछलेगी, आप कहोगे अब ये फिर से उछलेगी 2/3 ऑफ 2/3h। देखो जितना वो उछलेगी ऐसे उतना ही फिर गिरेगी 2/3h, फिर 2/3h का 2/3 टाइम्स यानी 4/9h उछलेगी, फिर इतनी ही डिस्टेंस ये पहले बॉल गिरेगी, फिर क्या करेगी, फिर ये बॉल उछलेगी तो इतना ही उछलेगी, कितना, आप कहोगे 2/3 इंटू 4/9h। मेरे कहने का मतलब ध्यान से समझना कि आप कहोगे कि टोटल डिस्टेंस आपको निकालनी, तो आप कहोगे देखो पहले तो h चलेगी, पहले h गिरेगी, फिर इन दोनों को ध्यान से देखना, 2/3h उछलेगी और 2/3h गिरेगी, तो मैं इसको 2 टाइम्स 2/3h लिख सकता हूँ, यस, प्लस यहाँ 4/9h उछलेगी, 4/9h गिरेगी, तो 4/9h, और ये भी 2 टाइम्स। कई लोग 2 टाइम्स मिस कर जाते हैं इस क्वेश्चन में और गलती हो जाती है उनसे। प्लस यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप कहोगे कि 2 टाइम्स ये वैल्यू जो आपकी लिखी हुई है यहाँ पर, ये आपका कितना है, ये वैल्यू आपका है 8/27h, डॉट 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 कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक। क्लियर? अब ये लगाना है हमें कि बॉल रेस्ट में आने का मतलब क्या है, इनफाइनाइट इटरेशंस। प्रैक्टिकली अब देखो ना, बॉल अगर ऐसे चल रही है ना तो हाइट गिरती जाएगी, गिरती जाएगी, गिरती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो वही हमें निकालना है। बाद में जो उछलने वाली डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी, नेग्लिजिबल, तो हम पता लगा सकते हैं कि ये कब रुकेगी, कितना डिस्टेंस चलने के बाद। वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट टाइम्स इसने जंप लगा लिया, रेस्ट में आ जाएगी बॉल। तो आप कहोगे यहाँ पर h हो गया प्लस ये 2 है और ये 2/3 आप कॉमन ले लोगे तो ये 4/3 बना देगा, और अंदर क्या बनेगा आप देखो, 4/3 h आ जाएगा बाहर, अंदर बनेगा 1 प्लस 2/3 प्लस ये हो गया आपका 2/3 का स्क्वायर इन्फिनिटी तक। तो आप कहोगे h प्लस 4/3h, इसका देखो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस r बना, ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3 टाइम्स करोगे तो ये बन जाएगा आपका 5h। सिंपल है, वेरी सिंपल, नथिंग कॉम्प्लेक्स, राइट। 5h डिस्टेंस चलेगी, यानी जितनी हाइट से गिराई गई है इसको, इसका 5 गुना टोटल डिस्टेंस करके बॉल रुक जाएगी। समझ लेना मैंने क्या किया, 2/3 हाइट तक उछल रही है तो मैंने लिखा कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना है h, 2 इंटू 2/3h ऐसे करके लिखा। 4/3h यहाँ से बाहर हो गया, अंदर बचा 1 प्लस 2/3 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर इनफाइनाइट, 1/1 माइनस 2/3 बना 3/1, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 5h आपका आंसर आ गया।
डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में ये कितना दिया हुआ है, ये 1/3 दिया होगा तो उसके हिसाब से लगाओगे आप, राइट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ गिवन उसके हिसाब से आपका आंसर निकाल लोगे। बट उम्मीद करता हूँ आपको ये भी एक जीपी का एप्लीकेशन कहीं ना कहीं समझ में आया होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, पर आपको अगर पता नहीं होगा तो कर नहीं पाओगे। अब देखिए हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन की, गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन। देखो जहाँ पर भी शब्द मीन का इस्तेमाल होता है इसका लेना देना कुछ ना कुछ एवरेज से होता है, और जब भी किसी का लेना देना कुछ ना कुछ एवरेज से होता है तो आपको एक चीज़ तो पता होना चाहिए कि मीन की जब भी बात की जाएगी तो ये दो नंबरों के बीच का कोई ना कोई एवरेज है, किसी भी तरीके का हो सकता है। अरिथमेटिक मीन सिंपल एवरेज होता है जो आप देखते आते हो हमेशा, ज्योमेट्रिक मीन एक दूसरे तरह का एवरेज है, ये भी एवरेज ही है। हार्मोनिक मीन की बात करेंगे, हरात्मक माध्य, वो भी एक तरह का एवरेज ही है, राइट। बट आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड ये करना है कि ज्योमेट्रिक मीन एक तरह का मीन है, एवरेज ही है, दो नंबरों के बीच में ही होगा, ध्यान रखना हमेशा। कितना बीच में होगा, कहाँ होगा, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट होगा बीच में ही। तो अब देखो ज्योमेट्रिक मीन की अगर हम बात करें तो जरा समझते हैं ये क्या होता है। लेट्स से मैंने आपको दो नंबर दिया ए और बी, और मैंने कहा मुझे इसका ज्योमेट्रिक मीन चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर ए और बी का क्या होता है, आप कहोगे ये हो जाएगा ए इंटू बी अपॉन 1/2, ये आपका हो गया ज्योमेट्रिक मीन। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आप कहोगे ज्योमेट्रिक मीन क्या दो ही नंबर्स के लिए डिफाइंड है? जैसे अरिथमेटिक मीन हम 3 नंबर का भी निकाल सकते हैं, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, n नंबर्स का भी। यहाँ क्या दो ही नंबर्स के लिए ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा? बिल्कुल भी नहीं। आप कहोगे 3 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, ए बी सी। तो ज्योमेट्रिक मीन अगर 3 नंबर्स का निकालना है ए बी सी का, तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट लो पहले। अरिथमेटिक मीन के क्या करते थे, प्लस करते थे, ठीक, प्लस करते थे और 3 से डिवाइड करते थे, ऐसा होता था अरिथमेटिक मीन, ध्यान देना। अब देखो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में फ़र्क क्या है, जो प्लस है वो इंटू हो जाता है, जो डिवीज़न में है वो स्क्वायर, जैसे a + b/2 होता है वहाँ पर। देखो इनमें दोनों में क्या अंतर है, प्लस की जगह इंटू हो गया, और 1/2 जो आपका 2 से डिवाइड किया था, अब वहाँ पर हम सेकेंड रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट जिसको बोलते हैं। तो ऐसे यहाँ पर 3 है तो ये थर्ड रूट हो जाएगा, क्लियर। अब आप कहोगे ये तो ठीक है, n नंबर्स का निकाल के दिखाओ कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। तो मैं कहूँगा देखो ज्योमेट्रिक मीन अगर मुझे n नंबर्स का निकालना है तो वो जाएगा a1 इंटू a2 इंटू a3 डॉट 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 n नंबर्स हैं तो an बनेगा, और इसकी पावर बनेगी 1/n, या फिर nth रूट बोल सकते हो इसको। तो ये भी ध्यान रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस समझ में आएगा तो आपसे गलती नहीं होगी, यू विल ईजिली फाइंड आउट। 2 नंबर्स का स्क्वायर रूट ab, 3 नंबर का क्यूब रूट abc, n नंबर है तो 1/n पावर सारे नंबर्स का प्रोडक्ट, या nth रूट भी इसको बोलते हैं। क्लियर हो गया, रीडिंग माई पॉइंट और नॉट। तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन आपने सीख लिया, आपने ज्योमेट्रिक मीन भी सीख लिया, ठीक है। अब देखिए यहीं पर एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो अरिथमेटिक मीन होता है, अरिथमेटिक मीन जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है हमेशा ज्योमेट्रिक मीन का, क्लियर। अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ये ध्यान रखना। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो, कोई भी कन्फ्यूज़न है। आपने कहा एक नंबर लिया मैंने 1 और 2, तो 1 और 2 का अगर एवरेज निकालते हो तो 1 + 2/2 बनेगा, 1.5 हो गया, यहाँ 1.5 आ गया। ज्योमेट्रिक मीन देखना ज़रा 1 और 2 का क्या होगा, आप निकालोगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 बनेगा, ये 1.414 आया, AMGM से बड़ा आया। AMGM के बराबर कब होता है, जब दोनों नंबर सेम हो। जैसे आपने कहा एक नंबर लिया A और A, यहाँ भी लिया A और A, आप GM निकाल लो, AM निकाल लो, दोनों A आएगा। जब सारे नंबर सेम है तो उनका एवरेज किसी भी तरीके से निकालोगे सेम ही आना चाहिए, AMGM के बराबर होगा। तो AM जो होता है वो GM से बड़ा होता है या बराबर होता है। एंड येस वी आर टॉकिंग अबाउट विच नंबर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपली, अब आप कहोगे कि लो मैंने -1 ले लिया, मैंने -3 ले लिया, तो AM तो -2 आ गया, ठीक है। और आपने कहा GM निकालो जरा, GM आपने निकाला तो -1 -3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बना पॉजिटिव, तो बड़ा हो गया GM। मैंने जब भी यहाँ पर बात करी आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली पॉजिटिव नंबर्स, दोनों नंबर्स, तीनों नंबर, वॉट एवर यू आर टेकिंग, पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहा हूँ, नॉट कि दोनों नंबर आपने नेगेटिव ले लिए, दैट रिवर्सेस द रिलेशनशिप, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर ये सेंस इसलिए नहीं बनाता है ज्योमेट्रिक मीन √3। आप बताओ -1 और -√3 दो नेगेटिव नंबर्स मैंने लिए, उनका एवरेज किसी तरीके से कैलकुलेट करो, पॉजिटिव आना चाहिए क्या? नहीं, ठीक है, इट विल नॉट बी पॉजिटिव। बट जब चूँकि आप प्रोडक्ट लेते हो तो वहाँ माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, इसलिए मैथमेटिकली ये वैल्यू गलत आ जाती है। इसलिए यहाँ पर जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस रिलेशन की, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली पॉजिटिव नंबर्स, राइट, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव नंबर्स, है ना। क्योंकि आप खुद देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव किया तो GM क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली पॉजिटिव नंबर, दिस रिलेशन होल्ड ट्रू, AM विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू GM। और इसका बहुत तगड़ा इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा एक जगह कि अगर मैं 2 नंबर लूँ x और 1/x, ध्यान देना, और दोनों नंबर मैंने कहा लेट्स से केस 1 है कि x मेरा पॉजिटिव है। आप बताओ अगर x पॉजिटिव है
तो उनका अगर आप एरिथमेटिक मीन निकालते हो तो क्या बनेगा, अगर दो नंबर्स मैंने लिए x प्लस 1/x, इनका एरिथमेटिक मीन क्या बनेगा, x प्लस 1/x। ऑलराइट, या इसको थोड़ा सा और बेहतर मैं जनरलाइज करके आपको दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर समझाएगा इसी रिलेशन को। लेट्स से मैंने कहा मेरे पास दो नंबर है, उनका एरिथमेटिक मीन लिखो, आपको मिलेगा a प्लस b/2। उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ab। क्या आप यहाँ से बोल सकते हो कि a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो 2√ab से बड़ी होगी या बराबर होगी, आप कहोगे यस, सिंपल। अब ये रिलेशन भी ध्यान रखना, आप इसका डायरेक्ट इस्तेमाल आप कर सकते हो। a प्लस बी, अगर a और b दोनों पॉजिटिव हैं, a और b अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या होगा, आप बताओ ज़रा मुझे। दिस नंबर विल बी मोर देन आर इक्वल टू 2√ab, a प्लस बी की वैल्यू। इसी को इस्तेमाल करके हम दो रिलेशंस आपको दे रहा हूँ जो बहुत काम का है। पहला, अलजेब्रा में काफ़ी इस्तेमाल होता है। अगर मैंने कहा कि मेरे पास दो नंबर्स हैं जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं और दोनों पॉजिटिव हैं, x मोर देन 0 बोल दिया मैंने आपको। x अगर मैंने 0 से बड़ा बोला, आपको ज़रा एक बात बताओ मुझे, x अगर 0 से बड़ा है तो आप कहोगे कि, और ऐसा लिख रहा हूँ मैं, दोनों नंबर रेसिप्रोकल हैं, x प्लस 1/x। आप ज़रा राइट साइड में जाके इसको रखो तो ये क्या मिलेगा आपका, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। a और b रेसिप्रोकल हैं तो a इंटू बी क्या हो जाएगा 1, x और 1/x का प्रोडक्ट 1 हो गया। जब भी x 0 से बड़ा होगा तो x प्लस 1/x हमेशा 2 से बड़ा या बराबर होगा। और ये 2 के बराबर कब होगा, ये 2 के बराबर कब होगा, x प्लस 1/x अगर आपने कहा कि 2 के बराबर है तो ये तभी हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब x आपका 1 के बराबर हो। x प्लस 1/x अगर x 0 से बड़ा है तो हमेशा 2 से बड़ा या बराबर होगा, और 2 के बराबर सिर्फ x इक्वल टू 1 पे होगा। केस नंबर 2 जो आपका है वो अगर है कि x आपने कहा 0 से छोटा है तो ये क्लियर है कि x प्लस 1/x मेरा क्या होगा, x प्लस 1/x मेरा नेगेटिव होगा, x भी नेगेटिव 1/x भी नेगेटिव। इस केस में ये वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू -2 आती है, ध्यान रखना। क्लियर, x प्लस 1/x हमेशा लेस देन आर इक्वल टू -2 होगा। और ये -2 के बराबर कब होगा, x प्लस 1/x आपका -2 के बराबर कब होगा, ये -2 के बराबर तब होगा जब आपका x -1 के बराबर हो। ये रिजल्ट ध्यान रखना, ये दोनों रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा में बहुत इस्तेमाल होते हैं, राइट, वेरी मच यूज्ड इन अलजेब्रा। क्लियर, तो ये रिजल्ट हैं जो आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन के रिलेशन से निकलते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, तो अभी देखिए हमने क्या सीख लिया, आपने अरिथमेटिक मीन सीख लिया, आपने ज्योमेट्रिक मीन सीख लिया, आपने AP GP सब समझ लिया और उनके रिलेशन को देखा हमने, AM और GM में क्या रिश्ता होता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए दो नंबर्स का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, राइट, दो नंबर जैसे मैंने कहा AB, इनका ज्योमेट्रिक मीन है √AB। इसको हम एक नाम से और जानते हैं और वो नाम होता है मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको इस नाम से भी पूछा जा सकता है, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ टू नंबर्स A एंड B। मीन प्रोपोर्शनल जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन ही होता है, स्क्वायर रूट AB निकाल लो, हो गया। तो ये ध्यान रखना, मीन प्रोपोर्शनल और ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर्स के लिए, ओनली फॉर टू नंबर्स, दो नंबर्स के लिए सेम ही होता है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट लेसन में आप सीखेंगे हार्मोनिक मीन। ठीक है, थैंक यू।